Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. क्वांटम केमिस्ट्री के साथ साथ हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पैरेलली समझ रहे हैं। हमने अभी तक जाना था कि स्पिन क्वांटम नंबर आई। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज थ्योरी स्टोरीज। आई की बात हम कर रहे थे, जिसे हमने कहा था न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ठीक एस के जैसा है। एस होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे एस में एस इज इक्वल टू +1/2 एंड एस इज इक्वल टू -1/2। इलेक्ट्रॉन अगर हाफ हेडेड एरो अपर की साइड है तो वो +1/2 और डाउन साइड है हाफ हेडेड एरो तो -1/2। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वैसे ही न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर होता है आई। आई हमने जाना था, दो केस बनेंगे, एक आई इज इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू 0। आई 0 का मतलब एनएमआर इनएक्टिव, आई नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब एनएमआर एक्टिव। ये बातें हमने किसके अंडर जानी थी? सिलेक्शन रूल के अंडर। सिलेक्शन रूल बताता था कि कौन सा न्यूक्लियाई, कौन सा न्यूक्लियस, जैसे 1H1 सबसे बेसिक हम यही पढ़ते हैं। तो ऐसे जो न्यूक्लियस हैं उनको डिफाइन कौन करता था? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल कहता था कि कौन से न्यूक्लियाई रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेंगे और कौन से नहीं, और वो बताता था आई, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 एंड नॉन 0। और फिर जाना था आई इज इक्वल टू 0 की मैं बात करूं, जेड एंड ए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों क्या है? इवन। तो इनएक्टिव मतलब आई इज इक्वल टू 0। जेड एंड ए में से एटलीस्ट एक ओड होना चाहिए। दो हो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट एक ओड है तो एनएमआर एक्टिव। तो इनकी ना टेबल बनाकर अब समझना शुरू करते हैं। यहाँ तक आपके मेरे बीच बातें हो चुकी थी। तीन केसेस बनाता। यहाँ पर पहले डालता हूँ एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास, फिर आई, और यहाँ पर एग्जाम्पल। एटॉमिक नंबर E1, एटॉमिक मास E1। बोलो लिख दूं? दोनों E1 है तो इनएक्टिव। एग्जाम्पल 16O8 12C6। एटॉमिक नंबर ये Z है और ये A है। ऑक्सीजन हम जो डेली केमिस्ट्री बेसिस पर जानते हैं, कार्बन जो हम पूरी ऑर्गेनिक किस कार्बन पर पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? एनएमआर इनएक्टिव। एटॉमिक नंबर मान लो E1 और ओड दोनों में से, और एटॉमिक मास ओड। अगर मैं इस केस को समझूं, एटॉमिक नंबर E1 है, एटॉमिक मास ओड है, तो आई क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? और दोनों ही ओड हैं तो भी आई नॉट इक्वल टू 0 होगा। बोलो। तो यहाँ पर जो जनरल एन के आई के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1/2 इंटू एन। एन अभी जानिए, एक और फॉर्मूला आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा। अभी बोलो इतनी बात क्लियर रहेगा। ये केस बनेंगे, E1 और ओड, एटॉमिक नंबर को रखा, एटॉमिक मास ओड है। अच्छा,
ओड और ओड का एग्जांपल देखना, 1H1 एटॉमिक नंबर E1 हो, जैसे कार्बन, E1 मतलब 6, और ओड क्या हो, एटॉमिक मास 13। NMR में इन दोनों के बीच ही मेन बातें हम करने वाले हैं। अच्छा, एक केस और ड्रॉ कर सकता हूं क्या मैं? एटॉमिक मास E1 ले लूं, एटॉमिक नंबर ओड ले लूं, एक आ गया ना ओड। हमारी कंडीशन यही थी, एक्टिविटी अगर NMR दिखा रहा है तो ओड क्या होना चाहिए, एटलीस्ट इन दोनों में से एक। अच्छा, तो I नॉट इक्वल टू 0 वाला केस आ गया। यहाँ पर I होता है, वो होता है खाली N का मल्टीपल। बोलो, एग्जाम्पल देखना। ओड क्या है, एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का ये रहा एटॉमिक नंबर 7। E1 क्या है, एटॉमिक मास ये रहा 14। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, NMR एक्टिव का, केस नंबर 3 के लिए। आई गेस इन तीनों के अलावा तो और कोई केस नहीं रह जाता। फाइन करते हैं ये N आखिर है क्या। टॉपिक इज नंबर ऑफ स्पिन स्टेट। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू N इंटू आई प्लस 1। देखो अब यहाँ पर N को डिफाइन करते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल से बात करेंगे। I क्या है, I नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स। देखो एग्जाम्पल बता, फटाफट देखना क्या डिस्कस किया हमने भी, 1H1। चलो इसके लिए देखते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, N कितना है 1, इंटू I कितना था, केस नंबर सेकंड के लिए I बोलो 1/2 था, प्लस 1। सोल्व करो, क्या है यहाँ पर 2। अब पता है ये 2 क्या है, ये 2 मैं अगर रिप्रेजेंट करूं, ये 2 स्पिन की स्टेट है। एक लोअर मतलब जिसे हम ग्राउंड स्टेट, एक हाइयर मतलब जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अगर ये न्यूक्लियाई है, ये स्पिन ऐसे दिखा रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में फॉर श्योर ऐसे दिखाएगा। तो ये 2 क्या है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूक्लियाई की स्पिन की डायरेक्शन की। बोलो बात क्लियर है क्या। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल था 13C6, 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 इंटू आई क्या था 1/2 प्लस 1। तो इसके लिए भी स्टेट नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कितने आए, GS एक्साइटेड स्टेट। बोलो। लेकिन मैं बात करने जाऊं नाइट्रोजन की, देखना 2 इंटू न्यूक्लियाई 1, लेकिन आई की वैल्यू क्या थी, N का मल्टीपल यानी कि 1 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 कितने आए, नंबर ऑफ स्टेट 3। तो देखना 1 2 प्लस 1 0 माइनस 1। कैसे, प्लस 1 माइनस 1 का मतलब देखना,
एस की वैल्यू क्या थी 1, तो +1 और -1 इसमें देखना, 13C6 में देखना आई की थी 1/2 +1/2 यहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ -1/2। सिमिलरली 1H1 में ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर जो 3 स्टेट्स आई है और ऊपर आई है 2, तो यहाँ पर 3 का आने का कारण है, नोट डालकर लिख सकते हैं आप, shows quad polar splitting। इसका मतलब पता है क्या होता है, कंसेप्ट का स्पेसिफिक जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ वो ये है, लेकिन इसका मतलब होता है ब्रॉडर ट्रांजिशंस, मतलब हार्ड टू सेपरेट। इसलिए हम इसको इतना नहीं समझते हैं, अपने जितना गिवन है सिलेबस के अंदर वो मेनली 1H1 और 13C6 है। अच्छा, इन दोनों के बीच की मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में भी जानना है हमें कौन सा हम समझते हैं कौन सा नहीं। वन एच वन वर्सेस 13C6, भाई इनमें तो इतना सेपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो लेकिन इनमें भी हम एक को ही जान पाते हैं। तो पहली बात करूं 1H1 हाई एबंडेंस, मतलब इसकी प्रचुरता अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसकी क्या है, लो। ये था एक्सटर्नल फैक्टर। अब बात करता हूं मेन, दैट इज इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर इनका डिसाइड करता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो बताता है टेंडेंसी टू स्प्लिट। जैसे सीधा सीधा मैं बात करूं, अगर H की स्प्लिटिंग इतनी है या और ज्यादा लगा लो, तो कार्बन की स्प्लिटिंग इसकी 1/4 होगी, यानी कि गामा फॉर 1H1 इज 4 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ 13C6। ये डाटा भी आप याद रख सकते हैं, और ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो इंटरनल फैक्टर भी क्या कह रहा है, आप पढ़ो जिसकी स्प्लिटिंग ज्यादा है, जो आसानी से सेपरेट हो जा रहा है। भाई नाइट्रोजन में दिक्कत यही थी, हार्ड टू सेपरेट, तो 1H1 ने कहा मैं इजी टू सेपरेट हूं, मेरी एबंडेंस ज्यादा है, तो मैं जीत गया। तो स्टार्ट करते हैं 1H1 को समझ। मजा आएगा आपका, थोड़े से फिजिक्स के कंसेप्ट लगने वाले हैं। 1H1 NMR और दूसरा नाम है इसका PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर 1H1, जो भी आप कहना चाहें। केस 1, इन आइसोलेटेड स्टेट, मतलब विदाउट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो कंसेप्ट अपने यही थे ना कि न्यूक्लियाई इज एक्टिंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट, तो टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहा है, तो एक तो कंडीशन रखते हैं वो आइसोलेटेड स्टेट में रखा है, बस रखा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अगर वो आइसोलेटेड स्टेट में रखा है तो मैं कह दूं नो रेडियो वेव
will be absorbed। मतलब अगर ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियाई ये पाम की डायरेक्शन तो बी एन हो गया, अपर की साइड बोलो। तो यहाँ पर स्पिन क्या होगी? होगी नहीं, क्योंकि रेडियो वेव एब्जॉर्ब होगी नहीं, स्पिन दिखाएगा नहीं, ट्रांजिशन होगी नहीं। आइसोलेटेड स्टेट की बात क्लियर है क्या? दूसरा केस, ये इंपॉर्टेंट केस है, क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक तो खुद टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ऊपर से हमने उसको एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये मैंने इस टाइनी मैग्नेट के पोल डिसाइड कर दूं। देखो इसको कह दूं साउथ पोल, इसको कह दूं नॉर्थ पोल। अगर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना बी एन, एक और न्यूक्लियर ले लूं 1H1 का सेम, जिसकी डायरेक्शन है अपर साइड, तो उसका डिसाइड करने जाऊं तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। टाइनी मैग्नेट था, उसकी डायरेक्शन डिसाइड कर दी मैग्नेट की बिहाफ पर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये रही, दोनों स्पिन हमने पहले लेकर चल लिए। तो देखना एक्सटर्नल फील्ड ऑन कर दी, ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ, नीचे रहा साउथ। तो यहाँ पर क्या हुई? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हुई कि नहीं? अच्छा यहाँ पर देखना, ये रहा नॉर्थ और नॉर्थ, रास्ते अलग अलग हैं, दूर दूर भाग। ये रहा साउथ, ये रहा साउथ, रास्ते अलग अलग हैं। रिपल्शन, बोलो बेसिक सा कंसेप्ट था ना मैग्नेट्स का। अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री का फेस देते हैं। कैसे? मैं बात करूं अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन का मतलब लो एनर्जी, तो ये रहा न्यूक्लियाई, ये कोई इनमें कोई भी लगा लो। अट्रैक्शन मतलब लो एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट, लिख लो बकायदा। अट्रैक्शन लीड्स टू लो एनर्जी स्टेट। रिपल्शन का मतलब हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट। दो स्टेट है। अब बताओ रेडियो वेव आएगी, एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये आई रेडियो वेव, कह दो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज ऑफ लो एनर्जी। बोलो बात क्लियर है क्या? इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को मैं कह दूं डेल ई। बोलो अभी तक कोई नई बात की है क्या हमने? कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात कर दी हो? सब बेसिक्स कंसेप्ट चलते आ रहे हैं।
अब देखना है जितना ज्यादा डेल एनर्जी का गैप किस पर डिपेंड करेगा, बी ओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज्यादा एनर्जी के बीच का गैप। जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा गैप। बोलो बात क्लियर है? तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए टर्म्स यूज होती है गामा एच क्रॉस बी नॉट। गामा बोलो क्या है, वही गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये भी जानेंगे, रेशियो वर्ड तो यूज कर रहे हैं, बोल तो रहे रेशियो, लेकिन किस चीज का रेशियो आएगा आगे वो भी देखते हैं। एच क्रॉस बोलो क्वांटम में जाना था, एच अपॉन 2 पाई, ये एक एनर्जी की टर्म है। लेकिन देखना रेडियो वेव बाहर से अगर आ रही है तो वो भी एक अपनी एनर्जी लेकर आएगी। इसका बाद E इज इक्वल टू एच न्यू। इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो एच न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसको कह दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग। रेडियो वेव आके एब्जॉर्ब हो, E इज इक्वल टू एच न्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, एनर्जी टर्म्स में तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो देखना h अपॉन 2 पाई इंटू बी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, विच इज एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी। एच से एच कैंसिल, म्यू एब्जॉर्बिंग क्या आ गई, गामा बी नॉट अपॉन 2 पाई। बोलो लिख दूं क्या, गामा एब्जॉर्बिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये तो कांस्टेंट है, इनको हटाओ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ पर भी गामा आ रहा है, देखो गामा जानना है, यहाँ पर पता है क्या है, गामा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। ये है गामा, इसका रेशियो है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई। बहुत सही। लेकिन हमने जाना कि रेडियो वेव आई और एब्जॉर्ब हुई तो स्पिन चेंज होगी, लेकिन ऐसा बोलने में तो आसान है, लेकिन वहां पर भी स्टेप्स फॉलो होते हैं। देखो क्या था, न्यूक्लियाई था, रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेगा, स्पिन चेंज होगी, ये एक अलग प्रोसेस थी। लेकिन रेडियो वेव आना और एब्जॉर्ब होना, ये एक सेपरेट अलग प्रोसेस है। तो अगर हम ये जान ले कि रेडियो वेव आई और एब्जॉर्ब कैसे हुई, कैसे उसने स्पिन चेंज किया, तो और कोई डाउट नहीं रह जाएगा फिर। तो हम एक एक बात जान चुके होंगे। हाउ अ रेडियो वेव इज एब्जॉर्ब। इसको देखो दो तरीके से समझाया जा सकता है, एक तो स्टेप वाइज जो रेफरेंस बुक्स है, एक प्रैक्टिकल तरीके से। पहले प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं।
ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई है, रेडियो वेव आई होगी, उसकी न्यू एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी रही होगी। ऐसा कुछ हुआ होगा। तो देखना ये न्यूक्लियाई है, ये कैसे इसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसको पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। अपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस टाइनी मैग्नेट। क्या हम ये जानते हैं ये टाइनी मैग्नेट ऑसिलेटिंग नेचर शो करता है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, वेव नेचर भी रहा होगा। तो वेव नेचर रहा होगा तो फॉर श्योर ये ऐसे टिल्ट प्रोजेक्शन भी दिखा रहा होगा। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। बकायदा इस प्रिंसिपल का नाम भी है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन और रेजोनेंस। ये जो एंगल में टिल्ट आ रहा है ना, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन या प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। किसकी वजह से, ऑसिलेटिंग नेचर था तो वेव नेचर, वेव नेचर है तो ये एंगल टिल्ट होगा, ऐसे तो घूमेगा टिल्ट। समझ में आया ऑसिलेटिंग नेचर के हिसाब। मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रहे होंगे यहाँ पर, रहे क्या होंगे, होते ही। अगर ये दोनों रहे होंगे, रेडियो वेव के पास भी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो है ही, उसके नाम में ही वेव है, तो उसमें तो ये गुण मिलने ही मिलने हैं, होते न्यूक्लियाई के पास है। तो सेम करेक्टर्स मिल गए, तो यहाँ पर क्या होगी, कपलिंग। मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर, ये वेव मैंने लगा ली न्यूक्लियाई की, ये है मेरे पास रेडियो वेव की। जब ये आपस में कपल करेंगे, कपल कब करते हैं, जब कंस्ट्रक्टिव अपर पार्ट कंस्ट्रक्टिव, लोअर पार्ट डिस्ट्रक्टिव। अपर पार्ट इज लिंक्ड विद अपर पार्ट एंड डिस्ट्रक्टिव विद डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या हो, कपल कर गई वेव्स। क्यों कपल कर गई, क्योंकि दे हैव सेम कंपोनेंट्स, एक ही जैसे इनके पास गुण थे, तो कपलिंग हो गई। तो रेडियो वेव एब्जॉर्ब हुई न्यूक्लियाई के अंदर, तो हमें पता है यहाँ पर तो रुकेगा नहीं, डायरेक्शन इसकी अपर है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ट्रांजिशन के बाद हमें लोअर चाहिए, ऐसी कुछ चाहिए। तो वो देखते हैं किन किन ट्रांजिशन के थ्रू पास होता है एक न्यूक्लियाई। टोटल 9 स्टेट्स होती है। देखना टिल्ट होना शुरू किया, तो और थोड़ा साइज छोटा करके ड्रॉ करता। यहाँ तक ये अपनी खुद
ऑन न्यूक्लियाई ये अपना वेव नेचर खुद शो कर रहा है लाइक ऑसिलेटिंग नेचर। यहाँ पर क्या होता है, फिफ्थ जो ट्रांजिशन स्टेट आती है वो होती है वो इतनी टिल्ट हो चुकी होती है कि जिसके अंदर दोनों स्पिन की डायरेक्शन दिख रही है। ये कौन सी स्टेट है, वेयर रेडियो वेव हैज बीन एब्जॉर्ब। अब डायरेक्शन बदलना चालू, तो ये ऊपर 4 स्टेट, 5वीं ट्रांजिट स्टेट जहाँ रेडियो वेव एब्जॉर्ब हुई और फिर से 4 ड्रॉ करनी है। एट लास्ट देखो फर्स्ट डायग्राम और 9th डायग्राम में क्या है, अपोजिट स्पिन एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल 9 स्टेट्स के थ्रू एक रेडियो वेव एब्जॉर्ब होती है और स्पिन चेंज होती है। बोलो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.